बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी को पढ़ा, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। जैसे जैसे ये फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर होते गए तो उसके साथ फिर साइंटिस्ट ने ये कोशिश की कि एटम का कोई मॉडल प्रपोज किया जाए। मतलब ये तो हमें पता चल गया कि एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। अब ये इनकी पोजीशन क्या है, एटम के अंदर इनकी लोकेशन क्या है, उसी को हम एटॉमिक मॉडल कहते हैं कि एटम के अंदर ये पार्टिकल्स कहाँ पे मौजूद हो सकते हैं या कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इस सिलसिले में डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए। सबसे पहला जो मॉडल प्रपोज किया गया था वो जे थॉमसन ने प्रपोज किया था 1904 में या 1905 में। उसके मॉडल को हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, नाम आपने सुन रखा होगा। उसने कहा कि अगर एटम का साइज़ 10⁻⁻10 मीटर हो, अगर एटम का साइज़ 10⁻⁻10 मीटर हो तो इस पूरे साइज़ में, इस पूरे रेडियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो फैला हुआ होता है। पॉजिटिव चार्ज इस पूरे साइज़ में, पूरे रेडियस में फैला हुआ होता है और इसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल से क्या मुराद है? पुडिंग कहते हैं खीर को जो हम घरों में बनाते हैं, दूध से खीर। अब उस खीर को किसी बाउल के अंदर आप फैला दो तो उसे हम पुडिंग कह देंगे। उसके ऊपर उसकी डेकोरेशन के लिए कहीं कहीं पे आप बादाम लगा दो तो उसको हम प्लम कह देंगे। तो इसी तरह का कुछ मॉडल था। उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट स्प्रेड होता है और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इस मॉडल को नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन सून आफ्टर 1911 में रदरफोर्ड ने एक बहुत ही क्लासिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने बताया कि जो जे थॉमसन का मॉडल था वो ठीक नहीं था। ये जे थॉमसन का शागिर्द है, उसका स्टूडेंट है। इसने 1911 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और साथ ही अपना एटॉमिक मॉडल भी प्रपोज किया। तो पहले हम देखते हैं कि इसने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट से इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, फिर उन ऑब्जर्वेशन से इसने रिज़ल्ट कैसे निकाले और कैसे मॉडल को प्रपोज किया। तो इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को, अल्फ़ा पार्टिकल की स्ट्रीम को गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल के साथ ट्राई किया। सपोज ये अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है पोलोनियम। पोलोनियम अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट करता है, अल्फ़ा पार्टिकल की स्ट्रीम निकलती है उससे। इसके इर्द गिर्द ये शील्ड होती है क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में निकलते हैं, हर डायरेक्शन में फैलते हैं। तो शील्ड लगाई होती है ताकि जो इधर उधर को अल्फ़ा पार्टिकल्स भाग रहे हैं उनको ब्लॉक किया जा सके। हमने सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में लेके जाना है। इसके सामने इसने ये गोल्ड फॉइल प्लेस की। इसकी थिकनेस तकरीबन इतनी थी 0.00004 सेंटीमीटर और इसके इर्द गिर्द लगा रखी थी उसने एक जिंक सल्फाइड की प्लेट। अब इस प्लेट का क्या मकसद है? उसने ये चेक करना था कि जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के साथ टकराते हैं तो इनकी डायरेक्शन में क्या चेंज आता है। इनकी डायरेक्शन की चेंज को चेक करने के लिए ये इसके इर्द गिर्द जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई गई। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं जब जिंक सल्फाइड से टकराते हैं तो ये फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आके अल्फ़ा पार्टिकल टकराएगा तो फ्लैश प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे टकराएगा तो फ्लैश प्रोड्यूस होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इससे टकराने के बाद। ये एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, उसने क्या ऑब्ज़र्व किया। ऑब्जर्वेशंस, 3 ऑब्जर्वेशंस थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इस गोल्ड फॉइल में से स्ट्रेट पास ऑन हो जाते हैं। कैसे पता चला? यहाँ पे कंटिन्यूस ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, कंटिन्यूस फ्लैशेस प्रोड्यूस हो रहे थे। तो उससे उसने पता लगाया कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो स्ट्रेट पास ऑन होते हैं, उनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स passes straight through the foil। यानी मोस्ट ऑफ द जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट पास ऑन हो जाते हैं, उनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन,
some alpha particles are deflected, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्शन हुई एट डिफरेंट एंगल्स। ये उसको कैसे पता चला? यहाँ से सपोज अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आके कोलाइड कर रहा है तो यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे आके कोलाइड कर रहा है तो यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होगी। तो कुछ फ्लैशेस इधर उधर भी प्रोड्यूस हो रही थी। इससे उसने अंदाज़ा लगाया, पता लगाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं। और लास्ट उसका क्या था? उसने ये देखा कि चंद 1000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक भी होता है, यानी वापस भी आता है। some alpha particles bounces back, कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाते हैं। तो ये 3 उसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर उसने रिजल्ट क्या निकाला, क्या उसने रिजल्ट दिया? उसने कहा कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल चूँकि स्ट्रेट पास ऑन हो जाते हैं, इसका मतलब एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, उस खाली हिस्से में से जो अल्फ़ा पार्टिकल गुजरते हैं उनके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। सेकंड और थर्ड पॉइंट के लिए उसने कहा कि चूँकि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं और चंद एक बाउंस बैक भी होते हैं, इसका मतलब है उसने कहा कि एटम के सेंटर में कोई हैवी चीज़ पड़ी हुई है, कोई हैवी चीज़ मौजूद है। जो अल्फ़ा पार्टिकल उस हैवी चीज़ की तरफ जाता है, उससे कोलाइड करता है, उससे स्ट्राइक करता है, या तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है या वो बाउंस बैक हो जाता है। तो अगर हम इसको देखें गोल्ड फॉइल को, गोल्ड फॉइल किससे बनी होगी? ज़ाहिर बात है गोल्ड के एटम से बनी होगी। अब ज़रा इसको हम ब्रॉडर व्यू में देखते हैं कि गोल्ड का एटम जो है उसको कैसे रदरफोर्ड ने देखा। सपोज ये एक गोल्ड का एटम है, ठीक है। उसने कहा कि इस एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है क्योंकि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें से स्ट्रेट पास ऑन हो जाते हैं, उनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। अब कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स के डिफ्लेक्ट होने या रीबाउंड होने को उसने कैसे एक्सप्लेन किया? उसने कहा कि सेंटर में एक हैवी हिस्सा है, इस हैवी हिस्से के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, यानी इस हैवी हिस्से के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, एटम का सारा मास इसके अंदर मौजूद है। जो अल्फ़ा पार्टिकल इसके साथ टकराता है, इसके साथ कोलाइड करता है, वो या तो डिफ्लेक्ट हो जाता है डिफरेंट डायरेक्शन में, या वो रीबाउंड यानी वापस आ जाता है। अब हमें पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस कल मैंने आपको बताया था। अब हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है? ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो चूंकि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, तो उसने कहा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं वो इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से या तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं या जो इससे कोलाइड करते हैं वो बाउंस बैक हो जाते हैं। तो इस हैवी पार्ट को, ये जो सेंट्रल हैवी पार्ट है, इसको उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का। उसने कहा ये न्यूक्लियस है और ये एटम के टोटल साइज़ के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, टोटल साइज़ के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। सपोज अगर टोटल एटम का साइज़ 10⁻⁸ मीटर हो तो उसके मुकाबले में जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो इतना होगा 10⁻13 मीटर, यानी इतना छोटा होगा न्यूक्लियस। इसको आप ऐसे समझ लो कि न्यूक्लियस जो है वो एक फुटबॉल है, उसका फुटबॉल जितना साइज़ है। अब उस फुटबॉल के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर का जो एरिया होगा, उस फुटबॉल के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो टोटल एटम का साइज़ होगा। अगर न्यूक्लियस का साइज़ एक फुटबॉल जितना हो तो उसके इर्द गिर्द का 5 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो टोटल एटम का साइज़ होगा। यानी जो टोटल एटम का साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द न्यूक्लियस। और टोटल साइज़ चूँकि बड़ा होता है और न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, ज़्यादातर हिस्सा एटम का खाली है। इस खाली हिस्से में उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होते बल्कि वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो इस तरीके से उसने एक प्लानेटरी मॉडल प्रपोज किया। प्लानेटरी मॉडल, जिस तरह हमारा निज़ाम शमसी है, हमारे निज़ाम शमसी में क्या होता है, अगर हम
सन को एज ए न्यूक्लियस कंसिडर करें कि सन जो है वो न्यूक्लियस है और स्टार्स जो है वो इलेक्ट्रॉन है जो उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, सेम उस तरह का उसने मॉडल प्रपोज किया। उसने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं। इसको प्लानेटरी मॉडल कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने एटम के लिए ये वाला मॉडल प्रपोज किया बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट उसने यहाँ पे परफॉर्म किया था। अब लास्ट में डिफरेंट जब और साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की और इसके ऊपर वर्क हुआ तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी सामने आए। वो ड्रॉबैक्स क्या थे? पहला ड्रॉबैक तो ये था कि ये वाला जो मॉडल है ये बेस करता है लॉ ऑफ मोशन के ऊपर और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर, क्योंकि उसने जो अपना आइडिया लिया था वो प्लानेटरी मॉडल से लिया था। जो लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होते हैं वो सिर्फ न्यूट्रल बॉडीज़ पे अप्लाई होते हैं, वो चार्ज्ड बॉडी पे अप्लाई नहीं होते, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे वो अप्लाई नहीं होते। सेकंड ये कहा गया कि जब चार्ज्ड पार्टिकल्स एक दूसरे के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, खारिज करनी चाहिए अट्रैक्शन की वजह से। जब एनर्जी ये रेडिएट करेगा, उस एनर्जी रेडिएट होने की वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की। जब इसकी वेलोसिटी कम होगी तो ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए, एनर्जी को रेडिएट करते हुए अपने ऑर्बिट को छोटा करता जाए, यानी जो इसके घूमने का ऑर्बिट है वो छोटा होता जाए और एक ऐसी स्टेज आए जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं कर सकता। रदरफोर्ड ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करता। और लास्ट ये कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता है, रेडिएट करता है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये अभी आगे चल के ये टॉपिक आएगा, वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करता है तो कौन सा स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, कंटिन्यूस। लेकिन एक्चुअली जो ऑब्जर्व किया गया एटम का स्पेक्ट्रम वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम, या इसको डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बनता, इस चीज़ को इस मॉडल की मदद से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। तो यही कुछ बातें थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। पहले इसका एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म कैसे किया, फिर इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी उसको लेके, फिर उन ऑब्जर्वेशन से उसने रिज़ल्ट क्या कंक्लूड किए, कौन सा मॉडल प्रपोज किया, और लास्ट में इसके मॉडल में ड्रॉबैक्स क्या सामने आए। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।